the next war which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director. ये भारत को सिखाने पर आ गए तो ये 40 लाख मंचले किसी से नहीं संभलेंगे। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार, सस्पेंड कर दे सरकार। मकबरे में कभी त्रिशूल, कमल का फूल यह मिलता है क्या? 500 साल पुरानी है ये मकबरा है। बीजेपी के लोग हैं, ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ये जो मकबरा वाला पूरा मामला है कि वो मकबरा है या मंदिर है, उस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दिया। दरअसल 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। 150, 10 से 12 नामजद हैं जिन लोगों ने मकबरे में तोड़फोड़ की, यह दावा किया कि ये तो मंदिर है, यहाँ त्रिशूल है, ये तो जो है ठाकुर जी का मंदिर है, ये महादेव का मंदिर है, ये मकबरा नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भगवा झंडे के साथ कुछ लोग वहां पर पहुंच गए, वहां पर कुछ जगह तोड़फोड़ की, पुलिस वहां पर पहुंची और वीडियो फुटेज के आधार पर अब ये खबर आ रही है 10 से 12 नामजद लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये यूपी के फतेहपुर का मामला, फतेहपुर का एक मकबरा जिसको दावा किया गया ठाकुर जी का मंदिर है या ये महादेव का मंदिर है, ये मंदिर है, मकबरा है ही नहीं, इसको लेकर दावा किया। उसके बाद कुछ हिंदूवादी संगठन वहां पर पहुंच गए, भगवा झंडा लेकर। ही देखिए ये लोग मकबरे के ऊपर चढ़, दिखाइए एक बार तस्वीरें, देखिए आप क्या हुआ था, देखिए आप। ये पुलिस में वहां पर पहुंची थी, ये हाथ में भगवा झंडा लेकर मकबरे के ऊपर चढ़ गए थे, कुछ जगह तोड़फोड़ भी की। इन लोगों का दावा था ये देखिए आप, हुआ क्या था, तस्वीरें देखिए आप। इसके बाद इलाके में काफी तनाव हो गया था, कई जिलों की फोर्स को इलाके में तैनात किया गया। ये फतेहपुर के आबू नगर है जो आप देख रहे हैं, ये आबू नगर में इस मकबरे को लेकर विवाद है। मुस्लिम पक्ष इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बताता है। ये मकबरा 200 साल पुराना ऐसा दावा है। और ये लोग जो चढ़ रहे हैं मकबरे के ऊपर, इन लोगों का दावा है साहब ये मकबरा है ही नहीं, ये तो ठाकुर जी का मंदिर हुआ करता था। ये ठाकुर जी का मंदिर हुआ करता था जिसमें भगवान शिव और श्री कृष्ण की पूजा की जाती थी। हिंदू संगठनों का कहना है कि मकबरे के अंदर फूल, त्रिशूल, जंजीरों जैसे प्रतीक है। अच्छा, एक बार पुलिस का भी रिएक्शन आया, शायद सुनाइए एक बार पुलिस क्या कह रही है। पुलिस ने भी बताया क्या कार्रवाई हुई है, सुनिए एक बार। मकबरा है, उसमें कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती उसमें घुसकर और उसमें तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। इसमें तत्काल जो है मेरे द्वारा और डीएम द्वारा वहां पे जाके घटना को, स्थिति को नियंत्रण में किया गया। जो लोग थे उनको समझा बुझा कर वापस किया गया और वहां पर यथास्थिति बरकरार की गई। इसमें मेरे सभी से यही अपील करूंगा कि आप लोग शांति बनाए रखें और कानून को अपना काम करने दें। जो भी लोग इसमें उपद्रव में शामिल हैं उन सभी लोगों की फोटो और वीडियो के माध्यम से चिन्ह पहचान करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में संगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सब अब ये तय होगा कि ये मकबरा है, मंदिर है। हिंदू संगठनों का दावा ये ठाकुर जी का मंदिर है या मंदिर था ठाकुर जी का, फिर इसको तोड़कर मकबरा बना दिया गया। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये तो मकबरा है। अब ये कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, ये सब करने की क्या जरूरत है। वीडियो में सबके चेहरे नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वैसे नहीं छोड़ते, इस तरह का कोई उपद्रव करने की कोशिश करता है तो योगी की पुलिस तो छोड़ेगी नहीं। अब इन सब लोगों की पहचान की जा रही है जिन लोगों ने ये उपद्रव किया, जो मकबरे पर चढ़े, तोड़फोड़ की, हंगामा किया, उपद्रव किया। 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई है। 10 से 12 इसमें नामजद हैं। कुछ लोगों की तलाश की जा रही है, इन लोगों को ढूंढा जा रहा है और एफआईआर हो चुकी है। लेकिन पूरा विवाद आगे काफी बढ़ गया था। हालांकि अब सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे, क्या फिर से ऑपरेशन सिंदूर का टाइम आ गया क्या? अब बात इसकी
तो अगर ये भारत को सिखाने पर आ गए तो ये 40 लाख मंचले किसी से नहीं संभले। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly as already been brought out by director. ये भारत अब बोलता नहीं है, भारत समय आने पर माकूल जवाब घर में घुसकर देता है। These are all cowardly threats coming from a failed nation and a failed marshal. मानसिक रूप से विकृत है और हम तो बार बार कह रहे हैं, अगर पीओके में हमारा झंडा फहर गया होता तो आसिम मुनीर की औकात नहीं थी कि वो अमेरिका में जाकर के बयान दे रहे हैं। ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहीं और से इलीगली लिया है। देखिए, अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो बहुत जल्द हो सकता है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगला युद्ध बहुत जल्दी हो सकता है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कल ये सनसनीखेज चेतावनी दे दी थी। मतलब देश को एक तरह से ना अलर्ट करते हुए कहा था कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है। एक और ऑपरेशन सिंदूर या एक और जंग 65-71, एक और जंग हो सकती है। साहब, जनरल की इस चेतावनी के ठीक एक दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने अमेरिका की धरती से जो बयान दिया ना, उससे लग रहा है कि पाकिस्तान को फिर से ट्रीटमेंट या हम कहें एक बार ना फाइनल सर्जरी की जरूरत है। क्यों मैं कह रहा हूं? अमेरिकी दौरे पर गए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल नहीं कहते हम लोग, फील्ड मार्शल जिहादी जनरल मुल्ला मुनीर ने भारत को जो सबसे बड़ी धमकी दी आज की, वो ये है कि भारत के खिलाफ होने वाले अगले युद्ध में, ध्यान से सुनिएगा, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, भारतीय उद्योग जगत का सबसे बड़ा चेहरा मुकेश अंबानी पाकिस्तानी सेना के टारगेट पर हो सकते हैं। आसिम मुनीर ने, इस जिहादी जनरल ने, इस मौलाना मुनीर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को टारगेट करने की धमकी सब बिल्कुल एक कट्टरपंथी मौलाना स्टाइल में दी है। आसिम मुनीर ने प्रवासी पाकिस्तानियों को एक भाषण में कहा, अमेरिका की गोद में बैठकर पाकिस्तानी प्रवासियों को एक भाषण में कहा, उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट कराया था। आगे मुनीर कह रहा है कि इस पोस्ट में कुरान के 105 सूरा और मुकेश अंबानी की एक तस्वीर थी। दरअसल कुरान के सूरा फिल नाम के इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि खुदा ने कैसे दुश्मन के हाथियों पर पक्षियों से पत्थर बरसवाए। खुदा ने कैसे दुश्मन के हाथियों पर पक्षियों से पत्थर बरसवाए और हाथियों को भूसे में बदल दिया। यह मौलाना मुनीर ने इस भाषण में मुकेश अंबानी को हाथी बताया और पाकिस्तानी वायुसेना को पक्षियों की तरह बताने की कोशिश की। एक धमकी मुकेश अंबानी को। यह जिहादी मौलाना मुनीर यही नहीं रुका, इसने भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की भी गीदड़ भपकी दी। जी हां, जंग छेड़ने की। मुनीर ने धमकी में कहा कि हम भारत के पूर्व से शुरू करेंगे। मुनीर कह रहा है कि हम भारत के पूर्व से शुरू करेंगे जहां उनके सबसे कीमती संसाधन है, और फिर पश्चिम यानी महाराष्ट्र, गुजरात की ओर बढ़ेंगे। ये अमेरिका में मुनीर की धमकी। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से एक ट्रीटमेंट का टाइम आ गया है। इन लोगों को, ये लोग बिना थप्पड़ के ज्यादा समय रह नहीं पाते हैं। इनको भारतीय सेना के थप्पड़ों की आदत पड़ चुकी है। जब थोड़ा सा टाइम बीतता है तो फिर ये ललचाते हैं। फाइनल सर्जरी का टाइम आ गया है। देखिए, मुकेश अंबानी को मजहबी धमकी देने के बाद इस कट्टरपंथी जिहादी मौलाना मुनीर ने भारत को खुली परमाणु युद्ध की धमकी दी। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति वाला देश है। अगर पाकिस्तान को लगा कि वो डूब रहा है तो आधी दुनिया को ले डूबेगा। ये फिदाइन है सारे लोग, ये जितने जिहादी हैं पाकिस्तान के, ये इनका चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे वहाँ का प्रधानमंत्री हो, चाहे वहाँ के सेना हो, इनकी भाषा देखिए कि अगर हम डूब रहे होंगे तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। ये पाकिस्तान ये फिदाइनों का जनरल है, ये फिदाइनों वाला देश है साहब। कह रहा है कि उधार पानी रोके जाने से मौलाना मुनीर जो है इस कदर भड़का हुआ है कि वो कह रहा है कि भारत ने सिंधु जल संधि रद्द करके
25 करोड़ पाकिस्तानियों को भूखमरी की ओर ढकेल दिया है। तो मरो भूखे। ये कह रहा है कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों को भूखमरी की ओर धकेल दिया भारत ने। और भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए डैम बनाता है ना सिंधु नदी पर, तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से तबाह कर देगा। जनरल मुनीर, जिहादी मुनीर कह रहा है मिसाइल मारेगा। ये लोग मार बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। इन धमकियों के दौरान ही मुनीर ने साहब एक ऐसा बयान भी दिया, ये लोग हकीकत भी बता देते हैं, जिसने पाकिस्तान की फजीहत करा दी। मुनीर ने कहा कि भारत जो है, समझिएगा, भारत एक चमचमाती मर्सिडीज या फरारी की तरह है, पाकिस्तान एक डंप ट्रक की तरह है, खचाड़ा ट्रक। भारत मर्सिडीज, पाकिस्तान एक खचाड़ा ट्रक। मुनीर कह रहा है कि देखिए, अगर ट्रक गाड़ी से टकराएगा मर्सिडीज तो नुकसान किसका होगा, ये मुनीर खुद कह रहा है। इस बयान के पीछे मुनीर का मकसद पाकिस्तान की ताकत दिखाना था। ये लोग अक्ल से पैदल होते हैं, पता होता नहीं है क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी उन्हें इसी बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के पिछड़ेपन की बेहद घटिया मिसाइल दे दी। इसके बावजूद मुनीर की इन धमकियों को गंभीरता से साहब लेने की जरूरत है, मैं ये भी कहूंगा। क्योंकि याद करिए, इससे पहले मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी धमकी दी थी ना, आपको याद है? मुनीर ने ये हिंदू विरोधी बयान 18 अप्रैल को दिया था। 18 अप्रैल को मुनीर ने 18 अप्रैल को धमकी दी थी। 4 दिन बाद पहलगाम हुआ था। 18 को धमकी, 22 को पहलगाम। और अब मुनीर ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी है। मुनीर की इस धमकी को गंभीरता से ले जाने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि मुनीर ने यह धमकी कहां से दी है? अमेरिका से। इसी को लेकर भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है, भारत सरकार का जवाब आया कि मुनीर ने यह धमकियां एक मित्र राष्ट्र की जमीन से दी है, अमेरिका से। मुनीर ने यह धमकियां एक मित्र राष्ट्र की जमीन से दी है। भारत ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि मुनीर की धमकियों से साफ है कि पाकिस्तान सिर्फ क्षेत्र के लिए नहीं, पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। वैसे पाकिस्तान की इन्हीं धमकियों की वजह से शायद भारतीय सेना ने भी ना, याद करी, कल ही आशंका जताई थी साहब कि अगला युद्ध बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है, जंग बहुत जल्दी हो सकती है और भारत को 2.5 मोर्चे पर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसी बयान में सेना प्रमुख ने यह भी कहा, ये वो बयान, कि अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो बहुत जल्दी हो सकता है, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हमें ये लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। वो बयान सुनिए आप। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. So finally, if I look at that, India is facing a 2.5 front, and if it is facing the land borders, then keeping in with the psyche of the people in India today, currency of victory will remain as land. साहब समझिए, सेना प्रमुख कह रहे हैं लड़ाई मिलकर लड़नी होगी, मिलकर लड़नी होगी। देखिए कितना मिलकर लड़ रहे हैं। मुनीर धमकी दे रहा है, लेकिन दोष मोदी का निकाल रहे हैं ये लोग, कांग्रेस। मोदी ने अगर भारतीय सेना के हाथ नहीं बांधे होते तो पीओके भारत में होता, मुनीर की ऐसी धमकियां देने की हिम्मत नहीं होती। गलती मोदी की है। कांग्रेस के नेताओं का यह बयान साफ तब है जब कल भारतीय सेना ने खुद ये फ्री हैंड दिया गया नहीं दिया गया, इस दुष्प्रचार की हवा निकाल दी थी। आपको याद है, कल सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि भारतीय सेना के हाथ पूरी तरह से खुले हुए थे, फ्री हैंड दिया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ देश की किसी सरकार ने इतनी खुली छूट कभी नहीं दी, सेना प्रमुख कह रहे हैं, जितनी मोदी सरकार ने दी। आर्मी चीफ और एयर चीफ मार्शल दोनों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार ने सेना से कहा था, आप तय करें क्या करना है। सेना कह रही है, मोदी ने कहा आप तय करें। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब कुछ तय करने का अधिकार सरकार ने सेना को दे दिया था। कांग्रेस कह रही है फ्री हैंड नहीं दिया, फ्री हैंड नहीं दिया। पता नहीं कौन सी भाषा समझते हैं साहब, सेना कह रही है। जनरल द्विवेदी ने कहा था कि 23 अप्रैल को के अगले ही दिन हम सब बैठे, रक्षा मंत्री ने भी पहली बार कहा अब बहुत हो गया, रक्षा मंत्री ने कहा अब बहुत हो गया। तीनों सेना प्रमुख इस बात पर एकमत थे कि कुछ किया जाना चाहिए। हमने फ्री हैंड दिया, जो करना है आप तय करें,
ये राजनीतिक, सुनिए आगे शब्द सेना प्रमुख के, ये राजनीतिक दिशा और स्पष्टता का ऐसा उदाहरण था जो हमने पहली बार देखा। सेना का यह बयान राहुल गांधी के उस दावे का करारा जवाब है जिसमें उन्होंने संसद में कहा था कि मोदी सरकार ने ना हाथ बांध दिए थे और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने से मना किया था। एक बार सुनिए वो बयान। You attacked Pakistan and you told our pilots do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. This is the first time which RM has also said, I think enough is enough, and all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. फ्री हैंड दिया गया था और ये हाथ तो खुले छोड़े गए थे। मेरी नज़र में इन लोगों को ना सेना से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए जो उन्होंने सेना को झूठा साबित करने की कोशिश की। वैसे ना अच्छा एक वीडियो आपको दिखाते हैं, ये जो पाकिस्तान गीदड़ भपकी दे रहा है ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धमकियां दे रहा है। एक वीडियो आ गया पाकिस्तान से, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखकर आपको पाकिस्तान की हरकतों पर हंसी भी आ सकती है, तरस भी आ सकता है। ये वीडियो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गवर्नर कामरान खान टेसोरी का है। गवर्नर है, गवर्नर। जब मुनीर, ये जिहादी मुनीर अमेरिका से भारत को धमकी दे रहा था, उसी वक्त कामरान टेसोरी ने भारत पर 40 लाख बाइकर्स के साथ हमला बोलने की वो धमकी दे रहा था। कराची में आयोजित एक बाइक रैली में कामरान खान ने कहा कि अगर भारत फिर से उकसाएगा तो कराची के 40 लाख बाइकर्स हमला कर देंगे भारत के ऊपर। तरस भी आता है, हंसी भी आती है। तो मजा क्या हो, मजे की बात यह है कि कामरान जिस बाइक रैली में भारत को धमकी दे रहा था, उसी रैली में उस बाइक का तेल खत्म हो गया। बाइक का तेल खत्म हो गया। कह रहे थे बाइक से चढ़ाई कर देंगे, बाइक का तेल खत्म हो गया। ये देखिए आप वीडियो। पेट्रोल खत्म। आप सोचिए पाकिस्तान की कंगाली की ये स्थिति है कि वहां सिंध प्रांत के गवर्नर तक अपनी बाइक में पेट्रोल नहीं डला पा रहे हैं, लेकिन भारत पर बाइक से हमला करने की धमकियां दे रहा है। फिलहाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गवर्नर की इस गीदड़ भपकी का खूब मजाक भी उड़ रहा है, उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। सुनिए। जिसमें 50 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल सवार मौजूद है इस शहर कराची में। अगर तुमने आइंदा मेरी आंख उठाई तो ये 40 लाख मोटरसाइकिल सवार, मैं उनकी क़यादत के लिए तैयार होऊंगा। हम मोटरसाइकिलें लेकर तुम्हारे मुल्क भारत और इंडिया में घुस जाएंगे इंशाल्लाह। फिर 40 लाख जवानों का कैसे मुकाबला करोगे? एक बड़ी खबर आ रही है, मॉनसून सत्र कल ही खत्म हो सकता है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है, सूत्र बता रहे हैं संसद का मॉनसून सत्र कल ही खत्म हो सकता है। मॉनसून सत्र समय से पहले साइनेडाई यानी कि वहां खत्म किया जा सकता है। संसद का मॉनसून सत्र 21 अगस्त को खत्म होना था, लेकिन अब यह खबर आ रही है साहब कि संसद का मॉनसून सत्र समय से पहले खत्म हो सकता है। लेकिन संसद में किस तरह से शुद्धिकरण, SIR को लेकर बवाल हो रहा है और राहुल गांधी कैसे कानूनी पचड़े में खुद फंस सकते हैं। डबल वोटर वाली थ्योरी के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें कैसे डबल हो सकती है, बात इसकी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 MPs नहीं आ सकते। यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 MPs आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। झूठ अपनी चोरी छुपाने के लिए शायद ये पूरा यहाँ पे नाटक कर। यही तो
पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। इस देशद्रोह में जो दोषी हैं समेत चुनाव आयोग के मुख्यतम अधिकारियों के उनको सजा मिलनी चाहिए। ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। वो बंद करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। या ऐसा नहीं होगा, जनता जागृत हो गई। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार, सस्पेंड कर दे सरकार। 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप पे दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। ये रावण है, रावण। ये मानव नहीं है, दानव भी नहीं, दानव से भी ऊपर। देखिए साहब, किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वहां की संवैधानिक संस्थाओं में उसके जनमानस का अटूट भरोसा होता है। यार कोई जानता है, दुनिया मतलब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? वहां की संवैधानिक संस्थाओं में वहां के लोगों का जनमानस का अटूट भरोसा, इंस्टीट्यूशंस, लोगों का विश्वास होता है, ट्रस्ट, वही लोकतंत्र की नींव होती है ना। लेकिन भारत में पिछले कुछ वक्त से ना देश की संवैधानिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा तोड़ने की शायद एक कोशिश हो रही है, बहुत ही प्लान्ड तरीके से। कभी भारतीय सेना पर सवाल, कभी कोर्ट पर सवाल, कभी संसद पर सवाल, कभी ईडी पर सवाल, कभी दूसरे संस्था पर सवाल, कभी चुनाव आयोग पर सवाल। यानी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का जो भरोसा है उसके कत्ल की कुत्सित कोशिश हो रही है। भरोसे का कत्ल, आप लोगों का विश्वास ही उठ जाए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से। अपनी हार के चक्कर में ना उस संस्थाओं में लोगों के विश्वास की लिंचिंग की कोशिश की जा रही है। विश्वास की लिंचिंग है, देश की संस्थाओं को बदनाम किया जा रहा है। क्या ऐसा इसलिए सिर्फ क्योंकि जनता आपको नकार रही है या वोट नहीं दे रही है? मतलब कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देता है तो कोर्ट अच्छा होता है, खराब हो जाता है तो कोर्ट में दिक्कत हो जाती है। आप चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है, आप अगर आपको वोट ना मिले तो चुनाव आयोग में दोष होता है। मतलब आप सभी संस्थाओं पर लोगों का भरोसा हिलाना चाहते हैं। बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, शायद ऐसा विश्वास कभी कभी अराजकता की ओर ले जाता है। ऐसा अविश्वास हमने देखा ना, श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा। यहां पर भी पहले सेना पर सवाल, मतलब पक्ष में फैसला नहीं तो कोर्ट पर सवाल, संसद पर सवाल। अब तो सीधे सीधे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही कॉम्प्रोमाइज्ड बताने की कोशिश हो रही है। भरोसा उठ गया है। आप इसको समझिए, चुनाव आयोग ने ना 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया था। 1 अगस्त को सभी राजनीतिक पार्टियों से वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर उनकी शिकायतें, दावे, सुझाव मांगे थे। आप बताइए, आकर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। आप बताइए किसी का नाम छूट गया है तो 65 लाख वोट कटे ना, 65 लाख, 65,000, 65,100, 65,600। एक आदमी नहीं उतरा सड़कों पर जिसका वोट कट गया, जो आके बोले मेरा वोट कट गया। एक आदमी दिखा दीजिए, एक। 65 लाख वोट कटे, 65,000, 65,100, 650, 65,600। एक आदमी नहीं आया जो कह रहे मेरा वोट कट गया। साहब ये हैरानगी होगी कि 11 दिन बाद अभी तक चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट में एक भी शिकायत नहीं है, एक भी क्लेम नहीं, एक भी। आप इसको समझिए, मतलब क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में एक भी शिकायत नहीं आई है, एक भी। सड़कों पर हंगामा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और सुनिए, 1,60,000 बीएलए हैं। किसी ने भी किसी भी बीएलए की तरफ से एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, एक भी। 65 लाख लोगों के वोट कटे, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहे कि मेरा वोट कट गया। कहां, किसका? कोई भी व्यक्ति शिकायत देकर उस पर अपना साइन करने को तैयार, राहुल गांधी जी साइन भी करने को तैयार नहीं, हलफनामा देने को तैयार नहीं। यहां तक कि विपक्षी पार्टियों के नेता चुनाव आयोग से, जब चुनाव आयोग मिलने का समय देता है, वो मिलने नहीं जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी एसआईआर पर रोक लगाने से इंकार कर चुका है। अब ये जो लोग हैं सड़कों पर, साहब एक आधा वोटर ले आते हैं कांग्रेस पार्टी की जो आके कहे मेरा वोट कट गया,
एक आधा ले आते, थोड़ी ऑथेंटिसिटी आ जाती। एक भी आपको वोटर, सारे नेता हैं। देखिए अखिलेश यादव इतना गुस्सा कि वो, अब देखिएगा अब आप, वो ये बैरिकेटिंग पर चढ़ गए अखिलेश। डबल बैरिकेटिंग है, दो हैं, दो बैरिकेटिंग चढ़ गए अखिलेश यादव जी। क्या हुआ आज? वहां कोई ना साइन कर रहा है, ना वहां पर जो है कुछ एक शिकायत, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्शन, क्लेम, कुछ नहीं, जीरो, अंडा, नील बटा सन्नाटा। चुनाव आयोग राहुल गांधी से कह रहा है साहब वोट चोरी के दावे को लेकर अंडरटेकिंग दे दो। नहीं मैं तो नहीं दूंगा। राहुल गांधी जी को लगता है कि उनके दावे में दम है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट भी नहीं जाना है, चुनाव आयोग से मिलना नहीं है, अपनी शिकायत पर साइन नहीं करना है। करना क्या है? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है। मार्च, लाइट कैमरा एक्शन वाली पॉलिटिक्स है ना ये सब। आज यही हुआ साहब, आज कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के सांसद 300 के आसपास संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की कोशिश की। चलिए निकालिए मार्च, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन सबसे जरूरी, आप निकालिए ना। अखिलेश यादव जी ने तो बैरिकेडिंग लांग दी। ये देखिए कई महिला सांसद हैं जो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गई। अखिलेश यादव स्वयं बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ते हुए नजर आए। प्रियंका वाड्रा ने नारेबाजी की। ये देखिए, ये अखिलेश यादव का आज की तस्वीर देखिए एक बार, ये देखिए आप, लाइट कैमरा एक्शन, जो पूरा मार्च हुआ। आप शिकायत दे दो ना। ये देखिए आप, सांसदों ने हंगामा किया, पुलिस से भिड़ गए। अच्छा पुलिस से भी भिड़ गए। ये देखिए आप, नारेबाजी हो रही है, पुलिस से भिड़ गए, सब कुछ हुआ, जबरदस्त बवाल हुआ। देखिए महिला सांसद भी बैरिकेडिंग तोड़ती नजर आई। चुनाव आयोग ने 30 को मिलने बुलाया। चुनाव आयोग आ जाइए, मिल लीजिए, बता दीजिए, 30 को बुलाया था, लेकिन जाना चाहते थे 300। कह रहे थे 300 की 300 जाएंगे, पॉसिबल नहीं था। 30 की परमिशन थी, 300 की परमिशन नहीं थी। पुलिस ने रोका, टकराव हुआ। आखिरकार कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के कई सांसदों को हिरासत में लेना पड़ा। फिर हिरासत में लिया गया। वो बस वाली तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, सबको बसों में बिठाकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ले जाया गया। यह आज की खबर है। अब राहुल गांधी जी ने इसे संविधान की लड़ाई बता दिया कि संविधान खतरे में, संविधान की लड़ाई। बीजेपी कह रही है अराजकता और कुछ नहीं, अराजकता है ये। सुनिए। इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज़ वाई अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है। ठीक है, अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोकलाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग, जो अभी चुनाव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यहीं तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। राहुल गांधी जी में बहुत देख लिया है, ये सुधर नहीं सकते हैं। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। और आज की दूसरी बड़ी खबर बहुत ध्यान से समझिएगा। राहुल गांधी बड़े कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। ये डबल वोटिंग वाला दावा किया है राहुल जी ने। आपको पता है, डबल वोटिंग, 2 जगह वोट डाले, या कहें फंस भी गए हैं। क्या हुआ था, राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि शकुन रानी नाम की एक महिला के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। उन्होंने 2 बार वोटिंग की, 2 बार वोटिंग की, राहुल गांधी जी ने दावा किया।
डॉक्यूमेंट दिखाते हुए दावा किया था साहब कि ये चुनाव आयोग का रिकॉर्ड है। शकुन नाम की महिला के 2 वोटर आईडी कार्ड है। ये देखिए राहुल गांधी जी का वो वीडियो जिसमें पोलिंग बूथ अफसर का टिक मार्क लगा हुआ है, टिक मार्क। ये वीडियो आया था, टिक मार्क, जो साबित करता है कि शकुन रानी ने 2 बार वोट किया, 2 बार। ये उनके गले की फांस बन सकता है या कहीं बन गया। चुनाव आयोग ने कहा है कि आपने शकुन रानी के बारे में जो दावा किया वो प्रारंभिक जांच में गलत पाया गया। चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया कि राहुल जी ने शकुन को 2 बार वोट डालने का जो दावा किया, जबकि उन्होंने, चुनाव आयोग का कहना है कि जब हमने जांच की उसके हिसाब से तो 1 ही बार वोट डाला। चुनाव आयोग ने बताया कि उसकी प्रारंभिक जांच में पाया गया जो टिक मार्क की कॉपी राहुल जी ने दिखाई वो दस्तावेज मतदान अधिकारी की ओर से जारी नहीं हुआ। अब इसी को लेकर कहा गया कि राहुल जी ने जो दस्तावेज मुहैया कराए जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 2 बार वोट किया, डबल वोट, अगर ये पता चलता है ना कि राहुल जी ने मतदान अधिकारी वाला जो टिक मार्क दिखाया वो झूठा है या गलत है, तो समझिए राहुल गांधी जी की इस बार मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। क्योंकि कानून के जानकार भी कहते हैं कि ऐसे मामले में दस्तावेज नकली या फर्जी पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 337, ये बहुत सीरियस है मामला, ये अगर दस्तावेज जाली, नकली, फर्जी निकला, जो चुनाव आयोग कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है रिकॉर्ड में, तो बीएनएस की धारा 337 के तहत कार्रवाई हो सकती है। 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, जेल। जाली दस्तावेज के आधार पर सरकारी एजेंसियों पर आरोप लगाना एक तो नॉन बेलेबल भी है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से ही जमानत लेनी पड़ेगी। चुनाव आयोग ने कहा है साहब कि शुरुआती जांच में पता चला है कि शकुन रानी नाम की महिला ने सिर्फ 1 बार वोट किया, 1 बार। चुनाव आयोग क्या कह रहा है? उनके मुताबिक शकुन रानी नाम की महिला ने खुद कहा है कि उसने सिर्फ 1 बार वोट किया। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में जो दस्तावेज दिखाए थे वो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक सही नहीं है। चुनाव आयोग के मुताबिक राहुल गांधी जी ने जो टिक मार्क वाली पर्ची दिखाई थी ना, वो पोलिंग ऑफिसर की तरफ से जारी नहीं की गई थी। चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी से वो दस्तावेज और सबूत पेश करने के लिए कह दिया, जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं साहब कि शकुन रानी ने 2 बार वोट किया। अब आप समझिए ये मामला सीरियस क्यों है। क्या राहुल गांधी ने अपने आरोप साबित करने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया, या उनके डॉक्यूमेंट सही है, चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, ये जांच की बात। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर राहुल गांधी को सबसे अच्छा जवाब अखिलेश यादव ने दिया साहब। अब आप हैरान हो जाएंगे, कहेंगे अखिलेश यादव कैसे जवाब देंगे। अखिलेश जी ने कहा कि साहब कर्नाटक में तो किसकी सरकार, कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है ना। वो कह रहे हैं यूपी में हमारी सरकार होती तो ऐसे अधिकारियों पर हम कार्रवाई करते हैं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार। अखिलेश यादव कांग्रेस से पूछ रहे हैं कर्नाटक में आप कार्रवाई करो, जिन्होंने वोट चोरी की मदद की, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सुनिए, हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि वन मैन वन वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पर। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सुनिए आज की एक और बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव में वोट चोरी के आरोप को बेबुनियाद खुद कांग्रेस के नेता ही बता रहे हैं। आप सोचिए, राहुल गांधी ने एसआईआर के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक मोर्चा खोला हुआ है। उसी कर्नाटक में राहुल गांधी के आरोपों की हवा उन्हीं के पार्टी के सीनियर लीडर निकाल रहे हैं। सुनिए, कर्नाटक सरकार में कांग्रेस के मंत्री के.एन. राजन्ना, अब नहीं है मंत्री क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की हवा निकाल दी। मंत्री के.एन. राजन्ना ने इसी विवाद में अपना इस्तीफा दे दिया। खबरें हैं इस्तीफा ले लिया गया। बाद में सीएम सिद्धरामैया ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। क्यों? खबर समझिए, राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे पर सवाल उठा दिए थे मंत्री जी ने। जो तुमको पसंद वही बात करेंगे,
नहीं तो बाय बाय कहेंगे, निकाल दिया। KN राजन्ना बहुत सीनियर हैं, सिद्धारमैया कर्नाटक कांग्रेस सरकार में सहकारिता मंत्री थे। उन्होंने खुलकर माना लोकसभा चुनावों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कांग्रेस पार्टी की सरकारों में हुई। वोटर लिस्ट तो हमारे टाइम में, वो कह रहे कि हमारी सरकार जिम्मेदार। यह सनसनीखेज खुलासा करते हुए राजन्ना ने अपनी पार्टी के नेताओं राहुल गांधी से पूछा, तब हम कहां थे, कांग्रेस ने तब आवाज क्यों नहीं उठाई थी। दरअसल राजन्ना अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने वोट चोरी के आरोपों के मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी, जो पार्टी के स्टैंड से बिल्कुल अलग थी, राहुल गांधी को एक्सपोज करने वाली थी। कांग्रेस में पार्टी के स्टैंड से अलग राय रखने वाले नेता कैसे हाशिए पर डाल देते हैं, इसका तो बहुत, मैं कितने दूं आपको, शशि थरूर, ये बहुत सारे हैं, इसलिए छोड़ दीजिए। कई बार हुआ ना, ऑपरेशन सिंदूर पर भी पार्टी से वो नाराज हुए जब उन्होंने अपनी बात रखी। अब राजन्ना ने वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी से अलग स्टैंड लेकर कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी मोल ली। वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया। एक एक शब्द आपको दिखाते हैं। राजन्ना ने क्या कहा था कि वोटर लिस्ट हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान तैयार की गई थी। उस समय क्या सब लोग आंखें मूंद कर चुपचाप बैठे थे? ये राजन्ना जी राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे पर सवाल उठा दिया। साहब वोटर लिस्ट तो हमारे टाइम में बनी थी, हम लोग तब कहां थे, हमारे कार्यकाल में वोटर लिस्ट चोरी थी, तब आप लोग चुप बैठे थे, आंखें मूंद कर बैठे थे क्या? यानी में तय हुई, ये सच है, ये हमारी आंखों के सामने हुई, हमें शर्म आनी चाहिए। ये तो राहुल गांधी जी को आईना दिखा रहे थे। हो गया इस्तीफा, इतनी हिम्मत, सच बोलेंगे आप, इस्तीफा हो गया। वो कह रहे हैं हमें शर्म आनी चाहिए, हमने तब कोई कार्रवाई नहीं की और हमें भविष्य में और भी सतर्क रहना होगा। नेताओं का कर्तव्य है कि वो मतदाता सूची के मसौदे के प्रशासन के समय अपनी आपत्तियां उठाएं। अब आखिरकार अब की खबर यह, बयान सुनाऊं उससे पहले एक खबर एक लाइन में सुन लीजिए। इनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, इस्तीफा हुआ और इनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो चुका है। सुनिए। ಈ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಯಾವುದೇ ಏನು ಸುಳ್ಳೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ನಡೆದಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳು, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕರೀತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಕರೆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ನಾವೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು उधर फतेहपुर में बवाल हो रखा है। साहब मकबरा है, मंदिर है, बवाल छिड़ गया इस बात को लेकर, पुलिस भी एक्शन मोड में है। मकबरे में कभी त्रिशूल, कमल का फूल यह मिलता है क्या? ये ठाकुर द्वारा की जमीन है, मंदिर है। 500 साल पुरानी है ये मकबरा है, क्या समझे, यहाँ अंदर मज़ार है। मकबरा कुछ नहीं है, हिंदू धर्म का मंदिर है और उस मंदिर की पूजा के लिए यहाँ हिंदू लोग एकत्रित हुए हैं। हम इतनी मंदिर है, वहाँ जाके पूजा अर्चना नहीं कर सकते क्या? इतनी मंदिरें हैं। बीजेपी के लोग हैं ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब हो। साहब काशी, मथुरा, संभल, जितने भी धार्मिक स्थलों में हिंदू मुस्लिम विवाद है ना, एक और नाम ऐड कर लीजिए लिस्ट में। यूपी के फतेहपुर में हिंदूवादी संगठनों ने एक मकबरे को शिव मंदिर बताते हुए उसमें तोड़फोड़ कर दी। दावा बोल दिया कि ये मकबरा नहीं है तो ठाकुर जी का मंदिर है। इस मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। हिंदू संगठनों से जुड़े 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 150। दो तस्वीरें, मुस्लिम पक्ष कह रहा है मकबरा, हिंदू पक्ष कह रहा है ठाकुर जी का मंदिर था। ये तो बवाल हुआ। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जिसे शिव मंदिर बताया जा रहा है वो नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है साहब कि ये 1000 साल पुराना शिव मंदिर है जिसे मुगल आक्रांताओं ने तोड़कर मकबरा बना दिया। लेकिन बवाल क्यों करना साहब, जाइए ना थाने, वहां पर जाइए, कोर्ट में जाइए। अब हिंदू संगठनों का कहना है साहब कि मकबरे में कमल के फूल, त्रिशूल बने हैं, इससे पुष्टि होती है ये प्राचीन मंदिर था जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। इस दावे को लेकर हिंदू पक्ष ने मकबरे में पूजा अर्चना की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन के मना किए जाने के बाद आज बहुत, अच्छा ये देखिए ना तस्वीर, आज क्या हुआ, बहुत बड़ी संख्या में लोग, हिंदू पक्ष के लोग जो हैं वो मकबरे पर पहुंच गए और तोड़फोड़ की। मौके पर बड़ी संख्या में
फोर्स की मौजूदगी के बावजूद काफी देर तक ये हंगामा चलता। अच्छा देखिए, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष भी पढ़ते रहिएगा। हिंदू पक्ष कह रहा है मंदिर स्थापित हो, पूजा की अनुमति मिले, मुस्लिम पक्ष कह रहा है मकबरा ऐतिहासिक महत्व का है, संरक्षण इसको मिलना चाहिए। काफी मशक्कत हुई, पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत कराया। हालांकि अब भी इसको लेकर तनाव है, जिसे देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वो तस्वीरें भी देखिए, फोर्स तैनात की गई। फोर्स सुनिए। बीजेपी के लोग हैं ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, संविधान ये मानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। देखिए, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और घटना की पूरी जानकारी भी प्रमुख सचिव गृह से लेकर हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत किसी को। संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए और देश के अंदर जो शासक हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनको भी समझना चाहिए कि संविधान के साथ छेड़छाड़ न करें और संविधान के अंदर जो जिसके मौलिक अधिकार हैं उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की और उसको करना चाहिए। 1991 के वर्शिप एक्ट का पालन आप लोग नहीं कर रहे, उसका पालन होना चाहिए। बताइए कि मंदिर के प्रांगण में वो मजार और मकबरे कहाँ से आ गए जी? क्या किसी वास्तव में किसी मौलाना को वहाँ पे दफनाया गया था? क्या कब दफनाया गया था कोई बताए कम से कम। बिना उसके तो कोई मजार और मकबरे बन नहीं सकते। ये लैंड जिहाद और मजार जिहाद, इसके माध्यम से माँ भारती की पावन धरा को कलंकित करके उस पर कब्जा जमाने की कुछ प्रयास है, वो समाज स्वीकार नहीं करेगा। डे केयर में बच्ची से हैवानियत, क्रेच में मासूम पर सितम, पालना घर का दर्दनाक सच। अगर आप अपने बच्चों को डे केयर में छोड़कर काम पर जाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। अगर आपके लाडले का दिन किराए के सेंटर में कटता है तो सावधान हो जाइए। अगर आप अपने जिगर के टुकड़े से ज्यादा अपने काम को तवज्जो देते हैं तो यह खबर आपकी आंखें खोल देगी। आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, इंसानियत से आपका भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि डे केयर की सच्चाई आपको अंदर तक झकझोर देगी। यकीन मानिए, तस्वीरों को देखकर आप अपने बच्चों को डे केयर में रखना तो छोड़िए, उसके नाम से सहम उठेंगे। दरअसल नोएडा के सेक्टर 137 की एक सोसाइटी में महज 15 महीने की मासूम पर सितम की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। डे केयर से सामने आई डराने वाली तस्वीर में पहले मेड बच्चे को खिलौना गाड़ी पर घुमाती है, फिर उसकी कमर पर जोरदार थप्पड़ मारती है। इतनी हैवानियत से भी जब उसका दिल नहीं भरता तो वो उसे गोद में उठाकर जमीन पर पटक देती है। बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन मेड का दिल नहीं पसीजता। अब वो बेल्ट उठाती है और उसकी पिटाई करती है। इतना ही नहीं, मेड के सिर पर हैवानियत का भूत इस कदर सवार था कि बच्ची की टांग पर दांत से काट लेती है। बच्ची से की गई हैवानियत की गवाही देने के लिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं।